ओके, आवाज़ आ रही है? ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखिए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। इससे प्रश्न बनने की उम्मीद है, वो इसलिए कि आपने हाल-फिलहाल में देखा होगा कि अमेरिका में वहाँ के समर्थकों ने व्हाइट हाउस पे ये कर दिया, एक तरह से धावा बोल दिया। एक पार्टी के समर्थकों ने उस पार्टी के झंडा लिए हुए और एक तरफ़ा वो नारेबाज़ी कर रहे थे। उसी तरह की एक मिलती-जुलती घटना इंडिया में भी देखने को मिली। हालाँकि स्वरूप दोनों का अलग-अलग है, लेकिन हमें उन घटनाओं से प्रश्न को बनाना है, जो हमारे लिए उपयोगी है कि क्या इस तरह की घटनाएँ लोकतंत्र के लिए खतरा है? विश्लेषण करें। वो घटना आपको एक 26 जनवरी लाल किले की वाली आपने देखा होगा, जो कि किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ घटनाएँ हुई थी, उसमें कौन क्या किया हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये विवाद का विषय हो जाएगा। यूएसए में क्या हुआ, वो भी सबको पता है, तो हम विवादित विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकतंत्र क्या है? वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र एक सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, दोनों जगह इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। क्या यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक है? क्या यह किसी तरह की एक आने वाली बड़ी घटना का सूचक है? भविष्य की घटना का एक रिंग बेल जिसे बोलते हैं, रिंग बेल है। उसी के परिदृश्य में इस प्रश्न के समक्ष हम आज इस के बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनैतिक विचारधारा। डेमोक्रेसी क्या है? क्योंकि विश्लेषण वाले जो प्रश्न होते हैं, तो आप किसी भी विश्लेषण करने वाले प्रश्न को तभी लिख सकते हैं जब आप उसके जड़ को आप समझते हो। जब जड़ पता होगा, फिर उसके पूरे वृक्ष को हम समझ जाएंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसी को आज समझेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और आप हमें बताएं, फीडबैक दें कि आपको यह कैसा लग रहा है, यह लेक्चर। और अच्छा लग रहा है तो और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही विगत प्रश्नों को उठा करके बता नहीं देता।
हमारा पूरा रिसर्च वर्क होता है, उसके बाद मैं उस पे आपके सामने उसे लेकर के आता हूँ। तो देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि राजनैतिक विचारधारा। तो राजनैतिक विचारधारा है क्या? इसे जानने के पहले हम समझेंगे आइडियोलॉजी को, कि आइडियोलॉजी यानी विचारधारा है क्या। तो विचारधारा के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें से पहला है सेट ऑफ आइडिया, यानी यह है क्या? तो विचारों का यह समूह है। यह है विचारों का एक समूह है, जिसमें सिद्धांत हैं, इथिकल सिंबल्स ऑफ सोशल मूवमेंट है सॉरी, सामाजिक आंदोलनों का नैतिक चिन्ह है, इंस्टीट्यूशंस है, इसमें संस्थाएं हैं। ये नैतिक कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से नैतिकता की बात करती है, वो जो उसके ऐतिहासिक एज में, जो इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में या किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, तो वहां से वो किसी आइडिया को फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं हमारा इथिकल सिंबल है। हम इसको अभी डिटेल में समझेंगे, और फिर वहाँ आइडियोलॉजी से अलग अलग चीजें डेवलप होती है। अब देखिए सॉरी। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं राजनैतिक विचारधारा डेमोक्रेसी के संदर्भ में, तो राजनैतिक विचारधारा में इसे हम पार्टी के रूप में, दल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो सामान्यतः डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि कई कंट्री में दो दल होते हैं, मिनिमम दो दल तो होना है, और मैक्सिमम अनंत हो सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में है। तो सेट ऑफ आइडिया, एक पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनका अपना अलग अलग सेल होता है, उनका अलग अलग थिंक टैंक होता है, और उसमें जो थिंकर्स होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो विचार के हिसाब से वो विचारों का समूह बनता है, और वो आइडियोलॉजी का निर्माण करता है। उनके अपने एक सिद्धांत होते हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये सिद्धांत जो हैं वो मैनिफेस्टो के रूप में अलग अलग तरीके से वो आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। वो पब्लिक को के सामने रखते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ये थ्योरी है, मेरा ये प्रिंसिपल है, मैं इस पे काम करूँगा। इथिकल सिंबल्स ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलनों का नैतिक चिन्ह। अब इंडिया के संदर्भ में जब हम देखेंगे, तो आप अपने यहाँ के देखेंगे तो दो दो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जो है सोशल मूवमेंट में इनके जो नेता हैं ये अलग अलग हैं। ये जो हमारे ऐतिहासिक लीडर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग दिया, अब महात्मा गांधी को नहीं मान लेंगे, कुछ ऐसे लीडर्स को, जैसे अब देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेहरू की बातों को आगे बढ़ाएगा, उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा, जबकि ये जो है आपका भारतीय जनता पार्टी, वो वाजपेयी जी की बातों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल रहा इस तरह के। उसी तरह से और पीछे जाएंगे तो उसके बैकग्राउंड में आप राष्ट्रीय स्वयं संगठन के जो निर्माण में जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय के जो नेता थे, जो उनके ये थे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय, उसके और पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
इन लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी एक उनको ये करके उनके नैतिक चिन्हों के हिसाब से वो ये अपना कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नेहरू, उसके बाद के जो और लीडर्स हैं उनके हिसाब के वो काम करती है। एन इंस्टीट्यूशन, संस्था तो इनका आइडियोलॉजी आएगा तो संस्था बनेगा ही। तो जो जैसे बीजेपी जो हुई, जैसे भारतीय जनता पार्टी, वह एक क्या हो गई, एक संस्था हो गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो गई, वह भी एक संस्था हो गई। तो इस तरह से ये आइडियोलॉजी हो गया। अब आइडियोलॉजी से संस्था बना, और इसमें बहुत सारी चीजें हो गई, इतनी जानने की जरूरत नहीं है आपको। आपको करना क्या है, आइडियोलॉजी डेवलप होती है तो इससे क्या होगा आगे जाकर के, कि ये जो है गवर्नमेंट बनाएंगे, डेमोक्रेसी में आकर के एक गवर्नमेंट बनाएंगे। जब ये सरकार बनाएंगे तो थोड़ा सा अभी इसको यहाँ छोड़ देते हैं, प्रेजेंट में आकर के इसको छोड़ दीजिए। इंडिया के संदर्भ में थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, कि जब पुराने समय में विचारधारा थी तो अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा से सरकारें बन रही हैं। सरकारें क्या हैं, दो तरह की बन रही हैं, बनती हैं, एक ऑटोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी। ठीक है। तो जो अब इसमें भी जो है ऑटोक्रेसी क्या है, इसके समर्थक कम है। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र, इसके समर्थक ज्यादा हैं। आधुनिक युग में डेमोक्रेसी ही है। और दूसरा क्या है, कि जब सरकार बनेगी तो उसका जो इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो किस तरह का होगा, कैपिटलिज्म होगा या सोशलिज्म होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। इकोनॉमिक्स में और पढ़ते हैं पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अपने यहाँ इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि भारत की विदेश नीति जब बन रही थी तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना तो यूएसए के साथ में, ना ही यूएसएसआर, यानी ना तो अमेरिका के साथ में ना ही रसिया के साथ में जाना पसंद किया। वो कहाँ गए, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, हम अपना ओपिनियन खुद लेकर के चलेंगे। तो वो चीज यहाँ भी देखने के आ रही है कि ना तो पूंजीवादी ना तो समाजवादी, हम मिश्रित इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब इन जो राजनीतिक विचारधारा होते हैं, इसके तत्व होते हैं दो। दो ही तत्व होते हैं मुख्यतः, एक लक्ष्य होता है, एक तरीका होता है। गोल एक ऐसे क्या है, कि हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, समाज को कैसे संगठित करना है, ये इनका लक्ष्य है। और दूसरा एक तरीका, जो तरीका क्या होगा, मोस्ट फेवरेबल वे, मतलब जिसको अधिक से अधिक फेवर मिल रहा हो, जिसको अधिक फेवर मिलेगा वही तो डेमोक्रेसी में उसको अधिक वोट मिलेगा। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में कि एक वर्ड आता है बार बार, कि वोट को पोलराइज किया जा रहा है, वोट को पोलराइज किया जा रहा है अलग अलग वे से, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। तो वो क्या है, वो तरीका है, वो फेवरेबल वे अपनाया जा रहा है। किस लिए, तो उस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त के लिए, लक्ष्य क्या है, गवर्नमेंट बनाना। तो अलग अलग विचारधाराओं के ये तरीके होते हैं, उनके लक्ष्य होते हैं, और उस तरह से वो सरकारें बनाती है। ये है आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, ये आइडियोलॉजी का कंसेप्ट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि जो विचारधारा होती है वो मुख्यतः दो तरह की होती है। ऐसे और डिवाइड करेंगे तो और बनेंगे, लेकिन मुख्यतः यह दो तरह की होती है। एक है आपका लेफ्ट विचारधारा और एक है राइट विचारधारा। अब हम इस लेफ्ट और राइट को समझते हैं कि ये लेफ्ट क्या है
और राइट क्या है। आपको फ्रांस की क्रांति याद होगी, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपने पढ़ा होगा। 1757 की फ्रांस की क्रांति आपको, सॉरी 1789, 1789, 5 में 1789 को हुई थी फ्रांस की क्रांति। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं कुछ ड्रॉ करता हूं। चेस आपने देखा होगा, चेस में जो किंग है, ये है आपका किंग, ये बना दिया किंग। और किंग जब ये इस तरफ फेस करके देख रहा है हमारी तरफ, तो इसका जो ये जो हैंड होगा, ये है, ये देखिए, और ये देखिए, ये है राइट हैंड, और ये है इसका लेफ्ट हैंड। इस तरह से ये बैठा हुआ है। और ये जो है, ये आपने इसमें भी देखा होगा, ऐसे ये चेयर बने होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। यहाँ चेयरपर्सन बैठता है, और इस तरह से फिर बीच में जाने का रास्ता होता है, और इस तरह से बैठे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ बैठते हैं, ये आगे वाली सीट पे, इस तरह से। बाकी लोग ऐसे बैठते हैं। ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई 5 मई 1789 को, जब लुई 14वां को हटाया जाना था, उसके अगेंस्ट में ये चल रहे थे। तो जब वहां पे मीटिंग हो रही थी, तो जब मीटिंग हो रही, जो सपोर्टर थे, किंग सपोर्टर, वो इधर बैठे थे। किंग सपोर्टर्स, यानी कि राजा के जो समर्थक थे, मिस हो जा रहा है, समर्थक इधर बैठे थे। और जो परिवर्तन चाह रहे थे, यानी कि परिवर्तक जो राजा को हटाना चाह रहे थे, वो इधर बैठे थे। अब यहां से ये चीज भी समझ लीजिए, ये हो गया ऑटोक्रेसी, राजा ही सब कुछ है। ये हटा करके यहाँ पे ये करना चाह रहे थे
डेमोक्रेसी। लेकिन अभी हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ हमें बताना है विचारधारा, तो हम आते हैं विचारधारा पे। तो जो समर्थक थे उनको बोला गया राइट विंग, राइट विंग। और जो परिवर्तक थे, परिवर्तन चाह रहे थे, उनको बोला गया लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग। ये क्या है? कंजर्वेटिव हैं, और ये जो है रिफॉर्मिस्ट हैं। यानी ये जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और ये जो है जो व्यवस्था में दोष आ गया है उसे परिवर्तन करना चाहते हैं। एक कंजर्वेटिव हैं, ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये जो व्यवस्था में दोष आ गया है उस व्यवस्था को रिफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए ये रिफॉर्मिस्ट हैं। इसका पीडीएफ फाइल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन जब घुमा करके पूछेगा तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने के संदर्भ में ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस की क्रांति से ही क्या आया था आपको, और ये जो आपके संविधान में जो भी है, जो आप पढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और बंधुत्व। संविधान में ये फ्रांस की क्रांति से ही लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप जानते भी हैं। अब ये जो आइडियोलॉजी है ये क्या कर रहा है आगे, दो विंग बन गया, उसको समझ गए आप, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण के साथ, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। यूएसए के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि हमने यूएसए की डेमोक्रेसी के बारे में बात की है। वहाँ जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ दो पार्टियां हैं। वो है आपका, एक है रिपब्लिकन, जिसके प्रेसिडेंट थे आपके डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जो फिलहाल उनके प्रेसिडेंट जो जीत करके बने हैं, जो बिडेन। अब होता क्या है, विचारधारा का ही अंतर है, ये दो अलग अलग हैं, विचारधारा का ही अंतर है। जब इस डीप चीज को आप
आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डीप चीज को नहीं समझेंगे तो प्रश्न को एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। ऊपर-ऊपर जो आपको ऐसे मिल जाती हैं चीज़ें, इधर-उधर से पढ़ने के लिए, उस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ विचारधारा का अंतर है। सामान्यतः इसको आप मान लीजिए, ये ये जो हैं पूंजीवादी समर्थक है, और ये जो है हालाँकि वो तो पूरा कंट्री ही पूंजीवाद का है, तो इसे दूसरे वे में मान लेते हैं। ये जो है लिबरल इनको माना जाता है, इस पार्टी को लिबरल माना जाता है, यानी कि उदारवादी। हिंदी लिख देता हूँ, उदारवादी। और ये जो हैं, ये उदारवादी नहीं है, एग्रेसिव हैं, पॉलिसी भी एग्रेसिव बनाते हैं। तो और इसमें जो फंडिंग हुई थी, फंडिंग बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी आयोग ने रिपोर्ट अभी फाइनलाइज करके दिया नहीं है, लेकिन जो मीडिया के सामने आया उससे यही लग रहा था कि जो सारे घटनाएं हुई वो प्रायोजित थी, और वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता व्हाइट हाउस पे नारे लगा रहे थे और लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल कर रहे थे। ये था हमारा यूएसए के संदर्भ में। अब इसी को हम देखते हैं इंडिया के संदर्भ में। तो इंडिया को जो माना जाता है इस केस में, अगर हम ले इंडिया के एस्पेक्ट में, तो यहाँ तीन तरह की चीजें बनती हैं। इधर जो है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ जो है लेफ्ट पार्टियां जैसे सीपीआई वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल लेफ्ट पार्टी भी बोलते हैं, सेंट्रल लेफ्ट, यानी कि इसकी पॉलिसी बीच वाली रहती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कांग्रेस जो है नेहरू के पॉलिसियों को ये करता है, और नेहरू ने क्या किया था, हमेशा बीच का रास्ता अपनाया था कि ना हम रसिया के गुट में जाएंगे, ना अमेरिका के गुट में जाएंगे, तो हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। उसी तरह से इसमें भी ये करता है, लेकिन ये जो है इसके साथ मिल करके ये सरकारें बनाता है, और इनके भी अलायंस है। हालांकि पॉलिटी में राजनीति का पहला ही सिद्धांत है कि राजनीति में कोई भी सिद्धांत नहीं होता है, निजी स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। जब सरकार बनानी होती है तो किसी के साथ भी कोई भी पार्टियां गठबंधन कर लेती हैं। तो हमें वो नहीं समझना है, हमें विचारधारा के कंसेप्ट को समझना था। हमने देखा कैसे लेफ्ट विंग बनता है, कैसे राइट विंग बनता है। लेफ्ट विंग वाले को वाम पंथी बोलते हैं। वाम मतलब बायां हाथी होता है हिंदी में। तो इस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूर्व समय से वर्तमान समय तक विकसित हुई। एक पूरा खाका मैंने आपको दिखाया। अब
इसमें जो प्रश्न है आपका, वो मैं लिख देता हूँ। वैश्विक परिदृश्य में हाल की घटनाओं ने किस तरह से लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल किया है। उदाहरण सहित समझाएं। ये रहा आपका प्रश्न। वैश्विक परिदृश्य में हाल की घटनाओं ने किस तरह से लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल किया है, उदाहरण सहित समझाएं। अब यहाँ पे आपसे न लोकतंत्र की परिभाषा पूछी गई है और न ही उससे लोकतंत्र किस देश में है उसका उदाहरण मांगा गया है। अगर आपने पैनी नजर, आपसे क्या पूछना चाह रहा है, प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वही बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे कि आपसे जो हाल की जो घटनाएं हुई, जो मैंने बताया, वॉशिंगटन व्हाइट हाउस की जो घटना, एक्चुअली वो पूछ रहा है उससे क्या हो रहा है, इंडिया में जो हुआ वो पूछ रहा है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो आज चूंकि मैं ये ऐप के थ्रू ट्रायल के रूप में देख रहा था, तो इतना पे छोड़ता हूँ। इसको आप लोग लिख करके ऐप पर सबमिट करें और मैं चेक करके बता दूंगा कि किसने सबसे बेटर आंसर लिखा है।